हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की ये वीडियो आप सभी उत्तर प्रदेश लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ के पिकअप भवन में संपन्न किया जा रहा है। ये पिकअप भवन की बिल्डिंग है, इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित सभी सवालों के जवाब दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आपके सवाल वीडियो के बीच में हो, प्रारंभ में हो या अंत में हो, कहीं भी सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं स्वयं आयोग गया था, आपने वीडियो व पोस्ट देखी होगी। किन्हीं कारणों से मैं और अधिक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों से क्षमा प्रार्थी हूं। आज की ये वीडियो लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अभ्यर्थियों के लिए अति उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थी जिनका आगामी दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न होना है, वे सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कृपया वे घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। सब कुछ यहाँ पे सामान्य चल रहा है कि आयोग पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में है, आपके लिए ही यहाँ पे है। आयोग हर तरीके से हर संभव मदद आपके लिए कर रहा है। जिन भी कैंडिडेट्स का आगामी दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति व छाया प्रति को अच्छे से मिलान करें, उनका आपस में मिलान करके देख लें। सभी डॉक्यूमेंट्स उनके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके छूटे नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलान करें अच्छे से। मैं अभी आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। सभी के 2 सेट तैयार कर लें, अपने प्रपत्रों के भी 2 से 3 सेट तैयार रखें। देखिए, अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा आवश्यक हैं डीवी में ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लगा लेते हैं, उससे बचें। कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है, फिर भी वहाँ बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी लगा ले रहे हैं, तो उससे आप बचें। कोशिश करें कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सम्मिलित करें। आइए अब देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। सबसे पहले आपका जो डीवी लेटर है आपके पास होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, चारों प्रपत्र आपके पास होने चाहिए, हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसको सनद भी बोलते हैं आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट सनद। देखिए, ये वैकेंसी आपकी लेखपाल की वैकेंसी जिसके अंतर्गत इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th है, आपका इंटरमीडिएट है, तो ये सुनिश्चित करें कि आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स इंटरमीडिएट तक के हों। बहुत से कैंडिडेट हायर एजुकेशन लगा दे रहे हैं, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसका भी आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। कभी आगामी समय में यदि आपके लिए कोई वैकेंसी या इंटरनल कोई प्रमोशन होता है तो उसके लिए आयोग आपसे पुनः आपके आगे की योग्यता के सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आप वहां पे अपने सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। अभी आपका लगाने से कोई भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी ने लगा दिया है तब भी आप, कोई बात नहीं है, आयोग वहां पे आपके, देखिए, जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन उनको चेक कर रहे हैं, उसके सिवा उनको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप लोग सुनिश्चित कर लें। जो भी कैंडिडेट्स आरक्षण से हैं, जिनको आरक्षण चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट जितने भी या फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स हैं, वे सभी अपने आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र ले जाएं। बस ये सुनिश्चित करें कि बहुत अधिक पुराने ना हो, ऑनलाइन वेरीफाइड हो सकें। इस कंडीशन में हो कि ऑनलाइन वेरीफाइड हो सकें, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए उनको ऑनलाइन वेरीफाई आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये जरूरी है। बहुत से कैंडिडेट जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 के मध्य का बना हो। इस बात को आप लोग सुनिश्चित कर लें कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 के मध्य का बना होना चाहिए। आपका ओबीसी प्रमाण पत्र, आपका जो भी कैंडिडेट ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या एससी एसटी के सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक पुराना या नया होने का उनका कोई भी निर्देश नहीं है। बस ये होना चाहिए कि आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो सके, इस बात को सुनिश्चित करें। आयोग की तरफ से कहा गया है कि आपका जो भी प्रमाण पत्र हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, कोई भी प्रमाण पत्र हो, या बहुत अधिक पुराना भी ना हो, लेकिन इतना हो कि आपका ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सके। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही सजेशन दूंगा आप सभी लोगों को कि 3 साल से ज्यादा पुराना ना लेके जाएं, जिससे आप होने वाली असुविधा से बचें। देखिए, पीएच कैंडिडेट, जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। उनको भी, उनके लिए जो भी उनके सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, ऑनलाइन इस समय ऑनलाइन सर्टिफिकेट उनके बने हैं, तो उन सभी को जरूर लेके जाएं ताकि आयोग उनको ऑनलाइन वेरीफाई कर सके।
और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो भी महिला अभ्यर्थी हैं कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगाना है। यदि वो आरक्षण चाहती हैं तो इस बात का वो ध्यान रखें कि उनका पिता पक्ष का ही कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, दोनों ही स्थिति में आपका पिता पक्ष का ही कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे मान्य होगा। निवास प्रमाण पत्र, देखिए बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि निवास प्रमाण पत्र लेके जाना अनिवार्य है कि नहीं है। तो देखिए आपका निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस बात को सुनिश्चित करें। यदि आप आरक्षण चाहते हैं, ध्यान रखें इस बात को, यदि आप आरक्षण किसी प्रकार का आरक्षण चाहिए तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, अन्यथा आपको अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, उसकी अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखें। जो भी कैंडिडेट्स कहीं जॉब करते हैं तो इस क्या था कि उनको एनओसी ले जाना बहुत आवश्यक है। इससे पहले कई वैकेंसियों में क्या हुआ था कि वहां पे आपका जो भी परमिशन लेटर है उससे मान्य हो गया था। अभी भी वर्तमान समय के लिए आपका जो डिपार्टमेंट का डीवी वेरिफिकेशन लेटर, आपको जो परमिशन लेटर है उससे मान्य हो जाएगा, लेकिन 15 दिन के भीतर जो भी आयोग जो भी समय सीमा निर्धारित करेगा उसके भीतर आपको एनओसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अति अनिवार्य है। तो इस बात को सुनिश्चित करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका जो भी रिजल्ट है वो प्रोविजनली घोषित होगा, तो उस चीज से बचने की कोशिश करें। सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें, कोशिश करें कि आपका रिजल्ट प्रोविजनली घोषित ना हो। इस बात को सुनिश्चित करते हुए चलें, क्योंकि जब भी कभी किसी का रिजल्ट प्रोविजनली घोषित होता है तो उससे बहुत सारी समस्याओं का आना सुनिश्चित होता है, इसलिए उस चीज से बचें। यदि आपके मार्कशीट यदि हाई स्कूल की मार्कशीट या सनद में या इंटरमीडिएट के हाई स्कूल सनद में या किसी भी प्रकार की भिन्नता है तो उससे संबंधित एफिडेविट अवश्य बनवा लें। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एफिडेविट नहीं बनवाएं। देखिए आयोग उतना ज़्यादा आपको इस चीज़ को लेके प्रेशराइज नहीं कर रहा है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि आपके में कोई भिन्नता हुई, किसी ने बोला कि नहीं ये मान्य नहीं होगा। देखिए वहाँ पर भी कई पैनल हैं, कई टेबल्स हैं, सबका अपना देखिए एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन किसी किसी चीज़ों में किसी की नज़र पड़ती है तो उस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि एफिडेविट आप अपना लेके ही जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। और गवर्नमेंट वैलिड फोटो आईडी, देखिए ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेशन करूंगा, यही आपको सुझाव दूंगा कि आप अपना गवर्नमेंट वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अवश्य लेके जाएं। देखिए जब हम लोग कल प्रातः वहाँ पहुँचे थे परसों, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ सुबह के टाइम में जितने भी एसटीएफ के जवान थे, एसटीएफ का स्टाफ था, उन सभी को ब्रीफ किया गया था कि आप लोगों को किस प्रकार किसी भी फर्जी या किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, क्या क्या करना है, पूरा प्रोसेस उनको बताया गया था। तो यदि आप वहाँ पे कल परसों ऐसा हो रहा था कि जब भी कैंडिडेट्स कोई भी संदिग्ध पाया जा रहा था या कुछ भी उनको डाउट लग रहा था किसी से, वो किसी भी प्रकार का हेजिटेशन मत रखिएगा। आप लोग आपसे कुछ भी पूछे कोई भी, तो आप निश्चिंत होकर, यदि आप सही हैं तो आप निश्चिंत होकर अपने सभी सवालों के जवाब दें। हो सकता है कि अगर उनको किसी प्रकार का कोई डाउट होगा आपसे, तो आपसे वो उस समय आपसे एक वैलिड फोटो आईडी फोटो प्रूफ आपसे जरूर मांगेंगे। हो सकता है कई मांगे और भी प्रमाण पत्र आपको देने पड़ सकते हैं, उनको दिखाना पड़ सकता है। इसलिए आप किसी प्रकार की असुविधा से बचें, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वहां लेके जाएं और पैनिक ना हो। अगर आपसे कोई भी एसटीएफ का फोर्स का जवान आपसे कुछ भी पूछता है या कोई पुलिस वाले भी वहां आपसे कुछ पूछते हैं, तो आप लोग किसी प्रकार पैनिक ना हो, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, आप लोग अपना सामान्य रहें, उससे आपको कोई भी असुविधा नहीं। यदि आप सही हैं तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। वहाँ पूरा स्टाफ, चाहे एसटीएफ के हों चाहे आयोग के स्टाफ हों, वो सभी लोग आपके सहयोग के लिए हैं। वहाँ पे आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपके सहयोग के लिए हैं। जितना हो सकता है हर संभव प्रयास आयोग आपके साथ कर रहा है, इसीलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उनको सहयोग करें। इसीलिए जैसा भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उस चीज़ को आप लेके जाएं, अवश्य लेके जाएं। देखिए आप लोगों के बहुत से सवाल ये थे कि ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए। जैसा मैंने देखिए आपको पहले ही बताया कि ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके 28 जनवरी 2022 के मध्य का होना चाहिए। इस बात को आप लोग सुनिश्चित करें। अगला आपका सवाल था कि ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए। आप सभी लोग ध्यान रखें, नया पुराना होने से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश करें 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। लेकिन आयोग की एक कंडीशन है कि आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो सके, सर्टिफिकेट आपका जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आपका ऑनलाइन सर्टिफाइड हो सके। इस बात को आप लोग सुनिश्चित करें। यदि आपको आरक्षण चाहिए तो आपके जो भी आरक्षण संबंधित सर्टिफिकेट है, चाहे ओबीसी है, एससी एसटी है, पीएच है, फ्रीडम फाइटर है, तो इनका आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए कई कैंडिडेट्स का सवाल था कि कास्ट स्टेट का है या सेंट्रल का, कौन सा वैलिड होगा। जैसे कुछ लोगों के पास सेंट्रल का था तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास स्टेट का नहीं है। तो ऐसा आप लोग सुनिश्चित करें कि आप लोग सेंट्रल का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप लोग स्टेट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आपके पास स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो इसको बनवा लें, जल्द से जल्द कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का बनवा लें। इस बात को सुनिश्चित करें। वहाँ पे आयोग के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि आपका स्टेट लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अब जैसे डीवी में लोग पूछ रहे थे कि कितना % अटेंडेंस था, डीवी जो स्किप कराई गई थी उसका, उससे कोई फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। ऐसा दोस्तों वहाँ पे आपके डीवी स्किप अभियान का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैंने खुद वहाँ पे देखा, लगभग आपका 80% के आसपास ही आपकी अटेंडेंस थी। और काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ पे ऐसे थे कि जिन्होंने डीवी स्किप करने में सहयोग भी किया। वहाँ पे काफ़ी लोग एक दूसरे को समझा भी रहे थे, मोटिव कर रहे थे कि क्या बोलते आप लोग डीवी स्किप करें। तो इस तरीके से एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलें। डीवी में आए हुए अभ्यर्थियों के बहुत लोगों ने पूछा था कि जो डीवी में अभ्यर्थी आए थे उनके लगभग कितने नंबर थे। मैंने कई लोगों से पूछा, कोई 80 बता रहा है, कोई 81 बता रहा है, 81.5 बता रहा है, मतलब इस तरीके से लोगों के डिफरेंट नंबर थे। लेकिन लगभग सभी कैंडिडेट्स मुझे 78 से लेके आपके 81-82 तक के ही मिले। इससे ज़्यादा अभी तक कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं मिला था जिसका 82 से अधिक का रहा हो सकते हैं और भी कैंडिडेट्स हो, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और यदि जैसे कई कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि उनके एड्रेस लिखते समय कोई अल्फ़ाबेटिकल एरर हो गया है या कुछ भी, देखिए आयोग ने साफ साफ लिखा हुआ है अपने एडवर्टाइजमेंट में, यदि आपका यदि एड्रेस चेंज हुआ है तो उसके समक्ष आपको आयोग को बताना होगा कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है। लेकिन यदि आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका कोई अल्फ़ाबेटिकल एरर है, तो उसके संदर्भ में आप अपना एफिडेविट ले जाएं। हालांकि देखिए आपका एड्रेस के संदर्भ में आपको उतना जरूरी नहीं है, एड्रेस आपका चल जाएगा। एड्रेस में यदि अल्फ़ाबेटिकल एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान्य है वो, ठीक है। अब जैसे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि लड़के लड़कियों का डीवी एक साथ हो रहा है या अलग अलग हो रहा है, ये भी सवाल आया था। देखिए यहाँ पे सभी का कंबाइन सम्मिलित रूप से डीवी हो रहा है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। एक ही टेबल पे हो सकता है कि आपके टेबल पे भी 2-4 लड़कियां हो, या फिर कंबाइन, सबका कंबाइन हो रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और एसटीएफ वहां पे आपके लिए ही बैठी है। जिस प्रकार आयोग आपका सहयोग कर रहा है, एसटीएफ आपका सहयोग कर रही है, आपके लिए तत्पर है, उसी प्रकार आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी एसटीएफ और आयोग के सभी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। देखिए वहाँ पे यदि आपसे कोई भी, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है, दिखना चाहता है, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ मांगता है, तो आप उसको बिल्कुल दिखाएं। ये आपकी सुविधा के लिए है, जिससे कि जो भी फर्जी कैंडिडेट्स हैं या जो भी धांधली वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपना डर रहे, और वे भी, और सभी जितने भी फर्जी कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि कृपया वो वहां ना जाएं, वरना वो किसी न किसी तरीके से पकड़े जाएंगे और वहां मारा भी जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, तुरंत उनको जेल भेजा जा रहा है। तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें। आप लोगों के साथ, जैसे कुछ कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि यदि उनका रेटिना स्कैन नहीं होता, आइरिस स्कैन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो जैसे आपका मान लीजिए कि आप वेरिफिकेशन कराने गए, आपका रेटिना स्कैन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उनके पास और भी कई ऐसे प्रोसेस हैं जिससे वो आपको वेरीफाई कर लेंगे। यदि आप सही अभ्यर्थी हैं तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, वो आपको वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन यदि आप फर्जी अभ्यर्थी हैं तो कृपया वहां ना जाएं, वरना आपके साथ बहुत कड़ाई से, सख्ती के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करें। और जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका सवाल ये था कि कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, किसी भी कोई दिक्कत तो नहीं, वहाँ पे बिल्कुल ही सभी लोग आपके सपोर्ट्स में हैं। पीएच कैंडिडेट्स के सभी कैंडिडेट्स के साथ वहाँ के आयोग के लोग आपके साथ बहुत ही सपोर्टिव हैं, आपके लिए ही हैं। तो इस प्रकार कोई भी असुविधा नहीं है। अब आगे आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि पूरा डीवी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाए। तो देखिए सबसे पहले जब आप पिकअप भवन पहुंचेंगे तो आपको जब नीचे एंटर करना होगा तो वहाँ पे आपके लिफ्ट के या सीढ़ी के पास में ही वहाँ पे आपका डीवी का शेड्यूल लगा हुआ है। डीवी का शेड्यूल आपके रोल नंबर के साथ साथ आपको किस फ्लोर पे जाना है, आपका क्या सीट, क्या टेबल नंबर अलॉट है, इस प्रकार की पूरी चिट वहाँ पे लगी हुई है, पूरी स्लिप वहाँ लगी हुई है। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स जब भी एग्जाम देने गए होंगे तो उससे पहले आपने देखा होगा गेट पे रोल नंबर के साथ साथ आपका कौन सा एग्जामिनेशन हॉल है, किस रूम में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, पूरा डिटेल लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी लिफ्ट के पास में ही आपका एक स्लिप चिपकी हुई है, जिसमें एक या कई स्लिप चिपकी हुई है, जिसपे सभी के रोल नंबर के साथ साथ उनका कौन सा टेबल नंबर अलॉट हुआ है, उनको किस फ्लोर पे है, वहाँ कई फ्लोरों पे चल रहा है, एक जैसे तीसरे फ्लोर पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, छठे फ्लोर पे भी चल रहा है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को पहले ही नीचे ही सुनिश्चित कर लें कि आपका किस फ्लोर पे और किस टेबल पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाएगा। जैसे ही आप इंटर करेंगे, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे अपने, जैसे मान लीजिए आपका 3rd फ्लोर पे है या 3rd फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे, जिस पे भी जाएंगे आपने अपना टेबल नंबर देख रखा है, आप वहाँ फ्लोर पे जाएंगे, अपने टेबल के सामने बैठेंगे। जब वहाँ आप एंट्री करेंगे और सभी कैंडिडेट सुनिश्चित करें कि जिनका भी 10 बजे से डीवी है वे 10 बजे पहुँच जाएँ, और जिनका 1:30 बजे से डीवी है वे 1:30 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हॉल में अवश्य ही पहुंच जाएं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ का स्टाफ जो भी आपको ब्रीफ करेगा, डिटेल्स बताएगा, आपको पूरा डिटेल आपको मिल पाएगा। इस बात को सुनिश्चित करें। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना बताएंगे। यदि आपके प्रपत्र में कोई गलती है तो आपको बताया जाएगा, और कोशिश करें कि आपको जहाँ भी संदेह हो, आपको लगता है कि प्रपत्र में आपसे ये गलती हो सकती है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें। वहाँ पर आयोग का स्टाफ
आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, आपको पूरा बताएंगे। बस वहाँ पे यही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, सीटों, बच्चे बता रहे थे कि जो सीट है अंदर वे कम है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को सुनिश्चित पहले से भर के जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका समय भी बचेगा और असुविधाओं से आप बच सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने सभी प्रपत्र, सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेके जाएं, प्रपत्रों को भर के लेके जाएं। जब आप इंटर करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे हॉल में, तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोटी सी स्लिप दी जाएगी जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, आपकी डेट लिखी होगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। इस तरीके से आपका पूरा डिटेल उसमें थोड़ा सा लिखा होगा, बहुत कम डिटेल है उसमें, लेकिन छोटी सी पर्ची उसमें लिखा होगा। उसको लेके आप जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, उसको आप लेके जाएंगे। सबसे पहले आपका थंब इम्प्रेशन, रेटिना स्कैन, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर कराया जाएगा एक अटेंडेंस सीट पे। जब आपका रेटिना और बायोमेट्रिक, जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा प्रोसेस, तो उसके बाद देखिए आपको स्लिप के साथ साथ आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है वहाँ पे, जिसको आपको भरना होगा। उसमें भी आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, उसको आपको अच्छे से फिलअप करना है। आपके जो चेकलिस्ट है उसको भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं वो पहले करा सकते हैं, नहीं तो कुछ टेबल पे ये हो रहा है कि रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जा रहा है। तो आपको जिस प्रकार वहाँ बुलाया जाए उस प्रकार अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके आप वहाँ टेबल पर पहुँचें। जब वहाँ टेबल पर आप पहुँचेंगे तो वे आयोग के स्टाफ के लोग आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कोशिश कीजिएगा कि मूल प्रति आपकी अलग हो, फोटोकॉपी प्रति अलग हो, जिससे कि वहाँ पे स्टाफ को मिलान करने में कोई भी असुविधा ना हो। और कोशिश करें कि जितने भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ना लगाएं। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसमें ना रखें। आप अपने सिर्फ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र हैं, निवास प्रमाण पत्र हैं, यदि आपका एनओसी वैलिड एनओसी है तो एनओसी, और जो भी आपके अधिमानी अर्हताएं हैं उससे संबंधित आप अपने प्रमाण पत्र वहां प्रस्तुत करें। जिसके पास अधिमानी अर्हताएं हैं वो इस बात का सभी कैंडिडेट सुनिश्चित कर ले अच्छे से कि इससे ज़्यादा आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें सम्मिलित ना करें। जब आपको वो बुलाएंगे तो आपके सभी, जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट लेंगे तो हाई स्कूल की फोटोकॉपी लेंगे, उससे आपके नेम, पिताजी का फादर नेम, आपका डीओबी, इस तरीके से मिलान करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। आपको मिलान करने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का मिलान करेंगे। उसके बाद वो आपको एक जो ओरिजिनल सेट है आपको वापस कर देंगे, लेकिन फोटोकॉपी और प्रपत्र, चेकलिस्ट और डीवी स्लिप को, इस पूरे का एक सेट बन जाएगा, उसको वो लोग अपने पास रख लेंगे। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद पुनः आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट्स का ये क्वेरी थी कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, कैसे क्या सीक्वेंस है उसका। तो आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपका जो स्लिप है, वेरिफिकेशन स्लिप, बायोमेट्रिक स्लिप, उसको लगाना है। उसके बाद चेकलिस्ट लगाना है। फिर आपका हाई स्कूल मार्कशीट सनद सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपका आरक्षण सर्टिफिकेट, जो भी आप आरक्षण चाहते हैं उसको लगाएंगे। उसके बाद यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद आपको अपना जो भी अधिमानी अर्हता है, बहुत से कैंडिडेट अधिमानी अर्हता रखते हैं, जो भी रखते हैं, जैसे कि आपका प्रादेशिक सेना में आपने कम से कम 2 साल का कार्य किया हो, या आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हो, इस तरह की जो भी अधिमानी अर्हता है यदि आपके पास, तो आप उसको लगाएंगे। उसके बाद आप अपना एनओसी, जो भी कैंडिडेट जॉब वाले हैं उनके लिए एनओसी नेसेसरी है तो अपना एनओसी लगाएंगे। और किसी भी भिन्नता के कारण यदि आपको कोई एफिडेविट है तो आप उसको सम्मिलित उसमें लगाएंगे। इस प्रकार आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है सिस्टमेटिक तरीके से। आप ध्यान रखेंगे जब आप टेबल पर बैठेंगे तो आपके जस्ट पीछे एक फोटो चिपकी हुई है, एक लिस्ट चिपकी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। इस तरीके का लिखा हुआ पूरा वहाँ चिपकाया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आप सभी कैंडिडेट्स अपने फोटो पे अपना नाम, रोल नंबर अवश्य लिख लें। इस बात को सुनिश्चित करके चलें। और वहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन में फोटो लगेगा उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। आप सभी को पहले, इससे पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है, उन सभी पे आपके सेल्फ अटेस्टमेंट, मतलब खुद के आपके सिग्नेचर होना अनिवार्य है। आप अपने सेल्फ अटेस्ट जरूर करें, उनको ओरिजिनल नहीं किए जाएंगे, इस बात को समझें। आप सभी लोग समझदार हैं, फिर भी कुछ लोगों ने पूछा था कि ओरिजिनल पे आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना होता है, आपके फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, अपने सिग्नेचर करने होंगे। इस बात का सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। आपको पूरा एक सेट उनको जमा भी करना है। और सभी कैंडिडेट कोशिश करें कि अपने 2 से 3 सेट जरूर लेके जाएं, अपने प्रपत्रों को 2-3 सेट लेके जाएं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहां यदि कोई भी असुविधा होती है, कोई भी, कोशिश करें कि अपने किसी भी प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग ना हो। यदि आपकी कोई कटिंग होती है तो उसको आप किसी दूसरे फॉर्म से रिप्लेस कर लें। उससे संबंधित जो भी प्रपत्र, जैसे प्रपत्र फर्स्ट है आपका, उसमें आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गया है तो उसको कटिंग अगर आपसे हो गई है तो उस प्रपत्र को, दूसरा जो आप ब्लैंक प्रपत्र लिखे गए हैं वहाँ पे प्रपत्र फर्स्ट से, उसको रिप्लेस कर लें। आप कोशिश करें कि किसी प्रकार की कोई कटिंग ना हो, इस बात को सुनिश्चित करके चलें। अपने सभी प्रपत्रों को अच्छे से भर के ही जमा करें वहाँ पे।
मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपके जितने भी सवाल थे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरे देने की। तो इस बात को आप सुनिश्चित करें। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कृपया मेरे जो भी कैंडिडेट्स इस मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।